हेलो, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक टॉपिक। ये क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक है और नाम है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं और अभी यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आ गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ? ओके, इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे हम लोग। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन से पता चल जाएगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कोई खास शेप के ऑब्जेक्ट के लिए। अभी बता रहे हैं कौन सा शेप रहेगा। फिर उसके बाद इसको अच्छे से समझने के लिए ठीक कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ओके, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तो इसी को सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट भले यहां से रहेगा। ओके, हाँ तो चलो एक और बात। जब हम लोग कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर पता हो कि ये क्लास के बाद हम लोग क्या सीख लेंगे तो क्लास करने में और मज़ा आता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि इस क्लास के बाद मतलब इस वीडियो के बाद हम लोग क्या सीख लेंगे। अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सपोज अर्थ है और इसका कुछ मास है, ठीक। एक दूसरा ऑब्जेक्ट जब यहां पे रहेगा, मास है स्मॉल m, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक। ये अर्थ के, ये इसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक। इस पॉइंट पे क्या होगा, मतलब आउटसाइड क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको इन साइड ले आएंगे, कहीं यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी ला सकते हैं, इन साइड पोजिशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। और ऑफ कोर्स जब एक बार पता चल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, तो सरफेस के लिए भी दिखा देंगे, ठीक ना। तो ये अपना टारगेट है। क्या टारगेट है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे क्या होगा। ओके, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह का हो सकता है। सपोज एक बॉल को कंप्रेस करके उसका शेप चेंज कर दिया, या फिर स्प्रिंग को खींच के उसमें उसका कुछ शेप चेंज किया, उसका इलोंगेशन हुआ, उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बॉल को कंप्रेस करने में भी वहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक। उसको क्या बोले, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लेकिन यहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब शेप चेंज करने के कारण जो एनर्जी आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो उसके कारण, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ये ऑब्जेक्ट में क्या पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम लोग नाम दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर अभी अभी देखना हो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मार्कर है, इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, और देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। यहां पे अभी इसके पास कौन कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो सो हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें भी जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक। अब देखते हैं, इसको छोड़ दिए, कुछ साउंड सुनाई दिया, ये साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड ये कहां से आया, ठीक। इसके अंदर में कुछ रिएक्शन हुआ क्या, ये कुछ केमिकल एक्सप्लोजन हुआ इसमें? नहीं, ऐसा भी कहीं कुछ नहीं हुआ कि कुछ केमिकल एक्सप्लोड कर गया हो। यहां से जब इसको गिराया कुछ आवाज आया, मतलब एनर्जी बुक भी इसमें नहीं दिया, हम भी टच नहीं कर रहे थे एनर्जी। तो जो इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, उसी का कुछ फॉर्म साउंड एनर्जी के रूप में सुनाई दिया। मतलब एनर्जी तो है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो था,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गया, कहाँ से आया वो काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। ओके, सो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितना है यहां से पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं डिफिनेशन पे। ठीक, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो डिफिनेशन इसका क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो डिफिनेशन क्या है, डिफाइन करना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक, ये अनदर ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाएंगे और डिफाइन करना है कि ये ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये डिफाइंड है कि वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से कुछ और टर्म्स कंडीशन है। क्या टर्म्स कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को स्लोली लाएंगे, इतना स्लोली लाएंगे मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर जाए। ठीक ना, सो दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यहां से स्लोली लाए विदाउट चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको यहां तक लेते हैं। ओके, तो ये हो गया डिफिनेशन, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली और विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी in the region of or in the field of another object, in the gravitational field of another object। ये हो गया। यहाँ पे क्या ध्यान देना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे क्या नाम दिया, एफ एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा उस पर, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, लेट नेम दिस पॉइंट पी। और अगर यहाँ पे एक पोजीशन दो इसके रिस्पेक्ट में, मान लिए कि ये पोजीशन R1 है, यहाँ पे दिए इन्फिनिटी टू R1 स्लोली और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज 0। इट मीन्स देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो समझते हैं इसको, ये इन्फिनिटी क्या हुआ, सबसे पहले इन्फिनिटी देखते हैं किसके लिए यूज हुआ है। अर्थ का अपना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है, जब बहुत दूर चले जाएंगे अर्थ के सेंटर से, जब बहुत दूर चले जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लिजिबल हो जाती है। उस जगह माने कि ये बहुत दूर से ला रहा है, मतलब इन्फिनिटी से ला रहा है। ये रेडियल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इन्फिनिटी। सपोज मान लीजिए कि यहाँ R इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्लोली लेते आए, यहाँ कहाँ तक लाना है, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वहीं तक लाएंगे। ओके, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसी को हम लोग नाम दिए क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये हो गई डिफिनेशन हो गया। अब तो डेरिवेशन होगी किसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन में क्या था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा था, मतलब ला रहे थे, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे किस डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इसमें कुछ एक्सीलरेशन ना आ जाए, कुछ ये वेलोसिटी गेन ना कर ले। ओके, यही दो फोर्स इस पे लग रहा है। फर्स्ट
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अनदर वन इज दैट एक्सटर्नल फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब तक मैग्नीट्यूड, एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल नहीं होगा तब तक इसमें कुछ एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब स्लोली या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए दिस फोर्स मस्ट बैलेंस दिस फोर्स। ओके, एफ एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से ला रहे थे तो फर्स्ट टाइम कहीं ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे आ गया होगा, इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज G, that is universal gravitational constant, mass of that spherical object, suppose mass of earth, and mass of object divided by r square। r क्या था? ये सेंटर से, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। तो जब देखो, इसके लिए r सबसे ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा कम, इसके लिए और कम। जब डिनोमिनेटर में r डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इसका इंक्रीज होगा। इसका मतलब जब सेंटर की ओर आ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था, यहां पे कुछ और था ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स भी, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा। कहने का मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ये पॉइंट पे ला रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं एज एक्सटर्नल एजेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक, और नाइन्थ क्लास में या प्रीवियस नाइन्थ क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्स वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स के डायरेक्शन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रही है तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो नेगेटिव होगा। इतना सा पढ़े थे। फिर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हम लोग देखे कि वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां पे फिलहाल देख लो, उसमें था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। लेकिन जब फोर्स वेरी कर रहा होगा, फोर्स जब वेरी करेगा तो डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। इस जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, इस जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ ज्यादा होगा। ठीक, तो टोटल फोर्स को कांस्टेंट मान के तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में से। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को? उसके लिए हम लोग एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। पहले समझ लो ये एलिमेंट्री कांस्टेंट क्या है। कोई एक छोटा सा पाथ, सपोज मान लो कि ये अर्थ है ओरिजिनल वाला, और यहां पे इस मार्कर को बहुत इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और अभी जो नोटिस किया वो यहां पे है। ठीक, इसको थोड़ा सा मूव किए, इतना सा, जस्ट ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करने में यहां पे भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यहां पे भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। उसको बैलेंस करने के लिए यहां कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, यहां पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। अर्थ का रेडियस ही कितना है? 6400 किलोमीटर, और उसमें से ये 2-4 सेंटीमीटर चेंज करने पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू में कुछ चेंज हुआ क्या? नेग्लिजिबल चेंज होगा। मैथमेटिकली कुछ चेंज होगा लेकिन वो नेग्लिजिबल चेंज होगा। हम लोग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मान सकते हैं कि इस जगह हम लोग कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो आते आते यहां से हम लोग, चलो ये मास यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, और कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा बहुत दूर से। बहुत दूर से पहले मान लो कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। कहीं पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पे आ गए, यहां पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया s। ओके, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है देखना, डेफिनेशन में क्या था? ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r1। शॉर्टकट भी है लेकिन हम लोग अभी डेफिनेशन पे जाना है। यहां से एक इस पॉइंट पे
यह कौन सा पॉइंट आ गया है, ये वाला। अब इस जगह थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए, समझ रहे हो, बस हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिए और इसको जूम करके वहां पे दिखा रहे हैं ताकि एक्सप्लेनेशन सही से हो, है ना। मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, ds, ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ds, ठीक। अब इस जगह जब ऑब्जेक्ट यहां पे था, इधर से यहां से डिस्टेंस क्या था, s, चलो इस स्मॉल पाथ के लिए, इस स्मॉल पाथ के लिए हम लोग मान सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट लग रही है, ठीक। सपोज ऐसे इसका वहां पे एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है, इस केस के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन, देखो इसके लिए स्मॉल वर्क डन फाइंड करेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स, यहां इस छोटा सा पाथ के लिए भी वर्क डन फाइंड करेंगे, इस छोटा सा पाथ के लिए भी वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन को अगर ऐड कर दें, सम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम हियर टू देयर, होगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पहले स्मॉल वर्क डन लिखते हैं। स्मॉल वर्क डन क्या है, इस जगह इस पॉइंट पे इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, ठीक है, एफ एक्सटर्नल एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ डायरेक्शन है, देखो ds का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, है ना। ये सब एक वेक्टर क्वांटिटी है जब डायरेक्शन के साथ में कंसीडर करते हैं, ओके। ये हो गया, ये किसके लिए है, वर्क डन। एफ डॉट एस कब लिखते थे, जब फोर्स कांस्टेंट होता था, और फोर्स कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लॉजिक के साथ में दिखाए कि किस तरह से अगर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लेंगे, छोटा सा नेबरिंग पॉइंट के पास डिस्प्लेसमेंट है, उस थ्रू आउट द पाथ जूम कर सकते हैं कि इस जगह फोर्स कांस्टेंट है, और फोर्स कांस्टेंट क्या लग रहा है, एफ एक्सटर्नल, ठीक ना, यहाँ पे भी लग रहा है वही वैल्यू, ओके, थ्रू आउट द पाथ। तो ये स्मॉल वर्क डन तो हो गया इस पाथ के लिए। अब इसको थ्रू आउट कहां से कहां तक लाना है, सपोज मान लो यहां से s इक्वल टू 0 से कहीं यहां पे लाना है s इक्वल टू s1 तक, ठीक। मान लो ये पाथ को दे दिए क्या नाम, s इक्वल टू s1 तक लाना है, ठीक। इस पॉइंट पे चाहिए हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे कहां से, इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी कहीं से तो ऑब्जेक्ट को ला रहे होंगे ना, ठीक। वहां से जहां से ला रहे हैं वहां से यहां तक लाए, इस पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्सटर्नल ds, एफ एस cos थीटा होगा ना। अब एंगल देख लो इसके बीच में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन उधर और ds का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। यहां पे क्या हो जाएगा, और cos देख लो इसको, एफ एक्सटर्नल डॉट ds इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, इसका मैग्नीट्यूड, ओके, ds इसका मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, पता है, वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ओके, इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एट दैट पॉइंट इनटू ds। अब देखो वेक्टर हटा रहा है, मतलब ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, स्केलर मैग्नीट्यूड है, एंड cos 90 का क्या हो गया, -1, cos 180 का -1 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में है, तो जिसके
रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होती है उसी का लिमिट यहाँ पे रहता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे इंटीग्रल कैलकुलेशन में, जहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे थे। सिंपल सा है। कहाँ से स्टार्ट किया? S0 to S1, 0 to S1 हो गए सॉल्व। ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। इसका मैग्नीट्यूड यही है, लो डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड यही होगा इस पोजीशन पे। अब देखो ये वाला पोजीशन हम लोग कहां से डिफाइन किए हैं? ऊपर से एस तक, लेकिन इस जगह जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? इसके रिस्पेक्ट में। इस जगह एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोगों को इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना होगा कि सपोज ये डिस्टेंस यहां से आर पे है, कोई एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, तो चलिए इस जगह इसका लिमिट है 0 to S1। इसका वैल्यू हो गया, डायरेक्ट पुट करो, G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r² ds। ठीक, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। अंदर में क्या बच जाएगा? वेरिएबल रेडियस। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, ये एक वेरिएबल है और ds। देखो एक यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? s के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है? r। या तो r को s के फॉर्म में चेंज कर देंगे या s को r के फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब एक होगा तब हम लोग इजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो जनरली हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में ही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल डाटा यहीं अगर सेंटर से हो तो ज्यादा बेटर है। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट कहाँ डिफाइन करने जाएंगे? ओके, तो यहीं से हम लोग ds को r में चेंज कर देंगे। वो कैसे होगा? देखो यहां पे एक रिलेशन है, ठीक ना। यहां पे ये वाला पॉइंट इधर से r1 लिए, तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि r2 है। बाद में बोल देंगे कि r2 इज टेंडिंग टू 0। ठीक, r2 r1 ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। r1 पॉइंट पे तो चाहिए मुझे। ठीक, r2 भी एक फिक्स पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट को लाना स्टार्ट किए थे। ठीक, तो r2 क्या है? एक डिस्टेंस है जो कांस्टेंट है। r1 क्या है? एक डिस्टेंस है, कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है? r। ओके, अब ये थोड़ा सा देख लो, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस एस, सॉरी r2 इज इक्वल टू r प्लस एस। दिखाई दिया? देखो ध्यान से, r प्लस एस इज इक्वल टू r2। r2 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, ds है यहाँ पे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? dr प्लस ds इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई डाउट नहीं? ठीक, यहाँ किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर दो। अगर s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो ये हो जाता dr बाई ds प्लस 1, फिर उसको हम लोग लिखते तो वैसे ही होता। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा? ds इज इक्वल टू माइनस ऑफ dr। देखो ये वाला r के फॉर्म में अब ये चेंज होने वाला है। ठीक ना, तो क्या इसको लिख सकते हैं? माइनस ऑफ, चलो कांस्टेंट को भी बाहर निकाल दिया, g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिए। इंटीग्रल के अंदर में क्या बचा? 1/r², और ds को क्या पुट करेंगे? माइनस ऑफ dr। ओके, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करो, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला माइनस साइन के साथ में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये पे क्या चेंज हो गया? वेरिएबल, ये अब r होगा। तो लिमिट भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? r के रिस्पेक्ट में। देखना, लिमिट पुट करने में गलती मत करना, लिमिट भी r के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहां पे देखो, ये वाला रिलेशन, इसमें जब s यहां पे 0 था,
ठीक, मतलब लोअर लिमिट जब जीरो था, एस जब जीरो था तो आर इज इक्वल टू क्या था, R2। ठीक, तो लोअर लिमिट क्या रख दो, R2। ठीक, और जब यहाँ पे s इज इक्वल टू S1 था, जब s इज इक्वल टू S1 था अपर लिमिट, तो यहाँ पे रेडियस क्या था, R1। अपर लिमिट क्या हो जाएगा रेडियस के टर्म में, R1। इसको यहाँ से भी पुट करके देख सकते हो, एक और रिलेशन डालना पड़ेगा, ट्राई करना। ओके, तो यही है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिनोटेड बाय U। ठीक, मेन कॉन्सेप्ट यहीं तक लगाना था। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, उसको हम लोग अभी फाइंड कर लेते हैं। ओके, उधर ट्राई भी कर सकते हो। ये कौन सा फॉर्म लगेगा इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n डॉट डी एक्स, दैट इज x इंटू एम प्लस वन बाय n प्लस वन। ठीक, यहाँ पे n इजक्वल टू -1 नहीं है, देख लेना क्या है, n इजक्वल टू -2। कैसे इसको लिख सकते हैं, देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय r टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, r टू द पावर -2 dr फ्रॉम r2 टू r1। ओके, इसको इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r टू द पावर -2 प्लस 1, n के जगह पे देखो क्या है -2, नीचे में भी क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। ठीक, दैट इज इक्वल टू r टू द पावर -1 बराबर -1 बाय r। ओके, ये क्या हो जाएगा -1 बाय r। ठीक, लिमिट लोअर लिमिट R2 अपर लिमिट R1। ओके, अब क्या, इसको रखो यहाँ पे, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अपर लिमिट पुट करोगे क्या हो जाएगा -1 बाय r, लोअर लिमिट पुट करोगे क्या हो जाएगा -1 बाय r2। ओके, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1 बाय R2 -1 बाय R1, ये होगा। ठीक, क्या ये कंप्लीट है, देख लो लिमिट विमिट पुट करके। ठीक, ये हो गया थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब देखो इसमें डेफिनेशन में क्या था, फिर से डेफिनेशन पे जाओ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक ना, डेफिनेशन पे जाओ, वहां क्या था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी मतलब R2 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन R2 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी। अब 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ओवरऑल टर्म ये वाला 1 बाय R2 जीरो की ओर टेंड कर जाएगा। ठीक, ये वाला टर्म जीरो, तो इधर क्या हो जाएगा -1 बाय r। ठीक, -1 बाय r को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट R1। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी एट R1, और इसको भी कोई आर्बिट्ररी पॉइंट भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी एट R भी लिख सकते हो। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय R1। मतलब जो अपना टारगेट था कि इस ऑब्जेक्ट का R1 पोजीशन पे, मतलब सेंटर से R1 पोजीशन पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये होगा। ठीक, कहीं अगर कहते कि नहीं हमको सेंटर से इस जगह चाहिए R3 पोजीशन पे, यहां से मान लो कि ये R3 है, इस जगह क्या होता पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं R1 के जगह पे R3 कर देते। ठीक, अगर जनरलाइज कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। ध्यान रहे यहां पे क्या है, दिस R इज फॉर आउटसाइड ऑफ द
रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आउटसाइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिराइव किए, कहाँ के लिए, आउटसाइड के लिए। ठीक, हाँ, अब यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन कि क्लास 9th में हम लोग पढ़े MgH, वो क्या होता है। ठीक, देखेंगे हम लोग ये क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मतलब जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रहेगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। जब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करोगे तो उसका मूव करने का टेंडेंसी नहीं रहेगा, कौन खींचेगा उसको। ठीक, इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल नहीं है। कहने का मतलब बहुत दूर पे इसका पोटेंशियल 0 है। ठीक, क्वेश्चन क्या है राइज हुआ कि सर इस ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करना स्टार्ट किए। ठीक, ये वाला ऑब्जेक्ट पे कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। देखना ध्यान से, अर्थ है नीचे में, वर्क किए, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी रेज कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी रेज करते 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 इतना रेज किया कि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, है ना। अजीब सा कि पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इस पे हम वर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी करते करते बहुत जब वर्क कर दिया इस पे तो 0 हो गया। ठीक, तो चलो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों यहाँ पे कैसे 0 होता है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। वैसे जस्टिफिकेशन बहुत आसान सा है। यहां पे ध्यान दो, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये है माइनस साइन के साथ में। यहां पे ध्यान देना, ये क्या है, आर डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। ये नेगेटिव होगा क्या, नहीं। ये वाला टर्म पॉजिटिव है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पॉजिटिव, मास ऑफ अर्थ पॉजिटिव, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ओवरऑल दिस टर्म इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव के साथ मान लो, सपोज मान लो कि ये 10 है, इसका वैल्यू कुछ 10 हो। ठीक, तो यहाँ पे U इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 जूल। ठीक, एनर्जी इसका यूनिट रहेगा जूल में। ठीक, जूल, किलो, जो भी ले लो। फॉर एग्जांपल दिए, इसका मतलब ये वाला नंबर किधर रहेगा, अगर एक नंबर लाइन लो, क्लास 5th 6th में क्या पढ़े थे, 0 रहती हैं, +1 2 -1 2 3, कहीं पे यहाँ पे माइनस में होगा। ओके, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी है कितना, नेगेटिव में ही है, जो भी है पोटेंशियल एनर्जी इसका है यहाँ पे। अभी इस पे कुछ हम लोग पॉजिटिव वर्क किए, मतलब इसमें से कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं। जब इसमें ऐड करना होता है, जब क्वांटिटी बढ़ रही होती है तो वो कौन से डायरेक्शन में जाता है, राइट साइड में। जब क्वांटिटी बढ़ रहा होता है, जब क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा होता है तो कौन से डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट साइड में। यहां से हम लोग किधर बढ़ेंगे, राइट साइड में। कुछ वर्क किए, 1 जूल 2 जूल 3 जूल 10 जूल जब वर्क कर दिए मैक्सिमम, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो इतना तो वर्क तो कर ही सकते हैं इन्फिनिटी तक ले जाने में, आया समझ में। तो ये सिग्निफिकेंस इसका हो गया कि ये जो नेगेटिव का, हाँ नेगेटिव साइन का क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस जगह इसमें नेगेटिव में रहेगी। अगर हम लोग कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 भी हो सकता है इन्फिनिटी पे जाके। ये डाउट तो क्लियर होगा। अब देखते हैं ये MgH क्या है। ठीक, चलो MgH वाला डाउट भी तो पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, पहले के क्लास में जितना भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे वो क्या था, आउटसाइड ऑफ अर्थ, स्फीयर ऑफ अर्थ। ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका आउटसाइड किसी r1 डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे ये है। तो जब r इज इक्वल टू r हो जाएगा, मतलब कहाँ पे, सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पुट कर दो,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कैपिटल आर। यह हो गया इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब इसको यहां से सरफेस से, ये तो इसका हो गया रेडियस, इस जगह कुछ पोटेंशियल एनर्जी है पहले से, यहां से इसको कुछ हाइट पे लेंगे, कुछ हाइट एच रेज की। ठीक ना, अब कौन सा पोजीशन आ गया, सेकंड पोजीशन इसका आ गया यहां पे। इसको मान लो R2 और ये वाला डिस्टेंस R1। ठीक, एक बात ध्यान देना, ये जब स्फीयर बोलते हैं तो वहां सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने स्टार्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों सेंटर से लेते हैं। ओके, अभी फिलहाल देख लो, एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे था और उसको कुछ हाइट तक ले गए, इसमें कितना वर्क हुआ। ठीक, कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। हम लोग जनरली चेंज को क्या लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखते हैं। चेंज को कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखते हैं, क्लास 9th में डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट किए थे। ओके, फाइनल क्या हो जाएगा, ये वाला फाइनल है और ये वाला इनिशियल पोजीशन है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका फाइनल के लिए, देख लो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा R2। R2 क्या है, R प्लस एच, R प्लस एच। सही है, नहीं क्यों नहीं है, नेगेटिव साइड मिस हो रहा है। ओके, ये हो जाएगा, माइनस करो माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय R UI इनिशियल। ओके, इसको रीअरेंज करोगे और ये कुछ कांस्टेंट टर्म को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ये प्लस हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस r। चलो फटाफट कैलकुलेट करके इसको देखो, ये आ रहा है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका एलसीएम लो r इंटू आर प्लस एच, और में r प्लस एच माइनस एच कितना हो जाएगा h। ओके, यहां से देखो 1r है, यहां से भी एक r बाहर निकालो। ठीक, तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा h बाय 1 प्लस h बाय r। ऐसे समझ में। अब देखो, फॉर एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, याद करो वहां पे हम लोग सॉल्व करते थे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर, इतना सा के लिए ही MGH लगाते थे। ये नहीं कहते थे कि 6000 किलोमीटर ऊपर चला गया तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ऐसा सवाल नहीं था। जब 5 मीटर 10 मीटर, अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर, मीटर में देख लेना क्या होगा, H इज वेरी वेरी लेस देन, ये कहाँ मीटर में है और यहाँ क्या 6400 किलोमीटर है। ठीक, तो H बाय R बहुत स्मॉल टर्म होगा, देन H बाय R विल टेंड टू 0। ठीक, यहाँ पे ये टर्म अगर 0 की ओर टेंड करे, किस कंडीशन के लिए, स्मॉल के लिए। और थोड़ा सा और ध्यान दो तो ये वाला क्या है, जी है, जी मास ऑफ अर्थ बाय आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्मॉल जी। ठीक, ये हो गया mgh, इट इज नथिंग बट इक्वल टू mgh। कंडीशन क्या है ये, और इसी के लिए हम लोग वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक, ये एक स्पेशल केस है, ये है ब्रह्मास्त्र। ओके, याद रखना इसको हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो यहां तक अब चीजें कुछ पिक्चर
क्लियर हो गई है, ठीक ना। चलो अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डील कर लेते हैं इसमें। क्या कॉन्सेप्ट डील करेंगे कि यहाँ पे अभी हम लोग देखो एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के लिए देखें और ये ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, ऐसा क्यों। फील्ड डिफाइन करने के टाइम में तो रॉड का फील्ड डिफाइन किए थे, रिंग का फील्ड डिफाइन किए थे, डिस्क का फील्ड डिफाइन किए थे। मतलब कोई भी मास है तो उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक। और या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, उस जगह मुझे एक ऑब्जेक्ट को ले जाना है। ध्यान देना इसमें, क्योंकि यही सब चीजें क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में आएगी। वहीं से क्लास 12th स्टार्ट होगा जहां से यहाँ ग्रेविटेशन एंड होगा। ऑब्जेक्ट रॉड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रिंग भी हो सकता है, ठीक ना, डिस्क भी हो सकता है, और ये वाला स्फेयर तो अभी देखें, ठीक। स्फेरिकल सिमेट्री का क्या खूबी है कि टोटल मास को सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। जब ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे यहां पे देखोगे तो या तो स्फेरिकल टोटल मास रहेगा या टोटल मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो दोनों के लिए क्या आती हैं, सेम आती हैं, ठीक। सेल थ्योरी से ये सबसे हम लोग एक्सप्लेन किए थे इसमें, वो सब दूर की बात है। फिलहाल ये देख लो कि स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को मतलब हॉलो स्फेयर हो सकती है, सॉलिड स्फेयर हो सकती है, ठीक ना। स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा मास सेंटर पे ट्रीट कर सकते हैं। एक मास यहाँ पे है, दूसरा मास कहीं पे भी रहेगा तो डिस्टेंस लेने में कितना इजी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक ना। जबकि इसके केस में टोटल मास को सेंटर पे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक। इसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट को रिंग के करीब ले जाएंगे तो इसका कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पे भी इसका कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी इसका कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। इसके भी करीब ले आएंगे एक ऑब्जेक्ट को तो यहाँ पे भी, जहां पे भी जिस भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, लेकिन इसको हम लोग अभी क्वांटिफाई नहीं किए, ठीक। डेफिनेशन वही रहेगा कि वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छी खासी आएगी, ठीक ना। तो ये सिंपल वाला केस जो आगे यूज भी होगा स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये क्या जनरलाइज्ड वे मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या अर्थ के साथ में डील करते हैं, ठीक। मून, सन, ये सब का जो प्लानेट है और वो जनरली अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल शेप है, इसीलिए हम लोग इस पे ज्यादा फोकस किया, ठीक ना। एक ये हो गई। दूसरा मान लेते हैं यहां पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब हमको चाहिए कि यहां पे इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक। उसमें क्या करो, इसको पहले हटा दो, सिर्फ एक के लिए तो देख सकते हो, फिर इसको हटा दो, दूसरे के लिए तो देख सकते हो क्या पोटेंशियल एनर्जी है, जोड़ दो, ठीक। तो इस हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि ये स्क्वायर है और यहाँ पे स्फेयर है, इसके कारण यहाँ पे क्या आएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीजें खूब यूज होगी इसीलिए, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशन पे भी इसको कर सकते हो। ये एक वीक फोर्स होती है, इसीलिए जनरली हम लोग स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट नहीं करते, ओके। तो ये रहा अपना डेफिनेशन और डेरिवेशन, ठीक ना। चलो तो हम लोग याद रखने वाला क्या चीज है आज का कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग मास m e is defined at मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय r, where r is greater than or equal to radius r। ये हो गया टेक होम। तुम लोग एबल हो गए, जो अपना टारगेट डिफाइन किए थे कि यहाँ पे क्या होगा वो पता कर लिए, ठीक। अब दूसरा टारगेट था कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक। तो चलो देखते हैं, चलो हिंट दे देते हैं, ठीक ना।
अभी बहुत टाइम हो गया इसमें ही, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। फोर्स डिफाइन करने के ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करने किए थे हम लोग। वहां पे क्या था, अर्थ के इनसाइड में यहाँ पे जाता था और आउटसाइड के लिए 80 डिग्री रहता था। ठीक, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम रहता था। ओके, इस ये हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो जाएगा। ओके, और थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्या था, वर्क डन बाय नेट वर्क डन बाय ऑन द ऑब्जेक्ट इज ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो डेफिनेशन में क्या था इसका, काइनेटिक एनर्जी चेंजेज जीरो। नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे कितना, दो ही फोर्स लग रहा है, एक एक्सटर्नल वाला एक, इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब माइनस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डी आर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स था। जब इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद, उसमें पता चलेगा एक्चुअल में हम लोग यहां से मतलब आर टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस कहीं अगर आउटसाइड में R1 है तो वो जो वैल्यू निकाले ये वाला एक्चुअल में क्या है, इसका एरिया है। देखने से ही लग रहा है कि एरिया पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट R1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस शेडेड एरिया। एक्चुअल में हम लोग यही किए, ठीक ना। जब फोर्स को इसका कुछ ये क्या है, लीनियर है, कितना था फोर्स m, इसका ये वाला वैल्यू जो जा रहा था वो था mg/r, और ये वाला वैल्यू जो फोर्स का है वो है mg/r²। ठीक, ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क हम लोग फाइंड भी करते थे वेरिएबल फोर्स के लिए, क्या होता था, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक, जब यहां पे फाइंड करना चाहोगे क्या, r इज इक्वल टू r/2, तो इन्फिनिटी से कहां तक ले जाना पड़ेगा, यहां तक। ठीक, r इज इक्वल टू r/2 कहने का मतलब, देखो जब सरफेस पे क्या था, सरफेस पे यहां तक जब आ गए, सरफेस तक आ गए, इसमें इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। यहां तक आने के बाद इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस ऑफ g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r। यहां तक तो आ गया इसमें से। और अब देखो एक फंक्शन तो हो गया, अब दूसरा इसका एरिया ऐड करना है। इसका एरिया जब ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा। ओके, फिर अगर चाहे सेंटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा होती है। ठीक, वो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया यहां तक आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वहां पे देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो स्लोप है वो ये वैल्यू देता है। ठीक ना, पोटेंशियल एनर्जी जब ड्रॉ करोगे तो इस जगह क्या है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब एनर्जी का स्लोप कहीं पे जीरो हो रहा हो। ठीक, इस तरह से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कहीं कुछ ऐसे जाती है। ठीक ना, वेरिएशन होता है कर्व में, ये देखना कैलकुलेट करके, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो फिलहाल हम लोग आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक ना, कहीं पे कुछ भी उसको हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हो कि मान लो
चलो वो इसके वेलोसिटी सबका अलग से आएगा। अगर अर्थ को कंप्रेस करते गए कितना कंप्रेस कर देंगे कि लाइट भी स्ट्राइक करके बैक ना जा सके, मतलब ब्लैक होल बन जाए। ओके, इसको हम लोग देखेंगे कभी आगे के वीडियो में। फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।